हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानेता। रुक कर लेते फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट खबरों से। आज किसान आंदोलन का 74वां दिन है। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन जारी है। और वहीं झज्जर और सोनीपत में भी इंटरनेट सेवा बहाल हुई। केंद्र के इन कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और चक्के जाम का असर शनिवार को पूरे देश में देखने को मिला। कई शहरों में सड़कों पर किसान उतरे तो ट्रैफिक की रफ्तार पूरी तरह से ठप हो गई। किसान नेताओं का कहना है कि चक्का जाम सफल रहा और शांतिपूर्ण रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया था। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किले पर पहुंचा था और वहां अपना झंडा फहरा दिया, जबकि उससे पहले दिल्ली के ITO पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई थी। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए 2 किसान नेताओं, आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल संघ और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो इस आरोप की जांच करेगी। टीकरी बॉर्डर पर आज 3 किसानों की मौत की खबर सामने आई है। और आपको जानकारी दे दें कि जींद के सिंगवाल गांव के किसान ने केंद्र सरकार से नाराज होकर फांसी लगाई और वहीं पंजाब के 2 किसानों की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तीनों मृतक किसानों की उम्र 55 से 60 साल के बीच थी। बता दें कि तीनों किसान लंबे वक्त से इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और वहीं अब तक टीकरी बॉर्डर पर 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इसी कड़ी में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से मृतक किसानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार बात नहीं मान रही है, आंदोलन तीखा होना चाहिए। और वहीं बुजुर्ग किसानों का कहना है कि आंदोलन में ही जान देंगे, लेकिन कृषि कानून रद्द करवाकर ही रहेंगे। झज्जर जिले में 10 दिन के बाद फिर से इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 10 दिन से बच्चों की ऑनलाइन क्लास में भी परेशानियां आ रही थी और इसके साथ ही लोगों में नाराजगी भी है कि इंटरनेट सेवा बंद होने से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को गहरा असर पड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर वकीलों ने इकट्ठा होकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। ये वकील पंजाब के मलेर कोटला से सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे और वकीलों ने कहा कि सभी राज्यों के वकील किसानों के मुकदमे निःशुल्क ही लड़ेंगे। वकीलों का कहना है कि वो उनकी कानूनी सहायता करेंगे। वकीलों ने कहा कि 26 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में किसानों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। हिसार के हांसी लघु सचिवालय पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दे रहे वकीलों पर एक युवक ने तेज रफ्तार कार चढ़ाने की कोशिश की। वकीलों ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई और तेज रफ्तार कार धरना स्थल के बीचों बीच से सीधे निकल गई। घटना के बाद पुलिस ने कार का पीछा करते हुए कार चालक और उसमें सवार युवकों को ढाणा के पास पकड़ा। वकीलों ने कहा कि कार में सवार युवक नशे में धुत थे और इस घटना के बाद वकील आक्रोशित हो गए और मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सिटी थाना पहुंचे, जहां DSP विनोद शंकर और SHO दलबीर सिंह ने आरोपी युवकों पर मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 74वां दिन है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनी लगाए एक शख्स ने बताया कि उनका बेटा आर्टिस्ट है और कनाडा में रहता है। आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाकर भेजी है। सोढी राणा ने बताया कि वो कला और हुनर के जरिए आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं।
शहीद किसानों और उनसे जुड़े लोगों की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाकर उन किसानों को याद कर रहे हैं, ताकि आंदोलन कर रहे लोगों को याद रहे अपने हक की आवाज उठाने में कितने लोगों ने शहादत दी है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर जहां कई राज्यों के किसान 74 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए शनिवार को सोहना के किसानों ने भी हुंकार भरी। सोहना के किसानों को एकजुट करने के लिए 10 फरवरी को सोहना की अनाज मंडी में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करेंगे। इस बात की जानकारी किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसान आंदोलन का असर अब शादियों पर भी हो रहा है। शादी समारोह में किसान एकता के झंडे नजर आ रहे हैं। सिरसा का एक दूल्हा किसान एकता के झंडे के साथ बारात लेकर रवाना हुआ। समारोह में सभी बाराती किसान एकता के झंडे के साथ नजर आए। बारातियों ने शादी के बाद एक रोड शो भी निकाला, जिसमें कृषि कानूनों पर जमकर प्रहार किया गया था। दूल्हे ने कहा कि उनका पूरा परिवार किसानों के इस संघर्ष में उनके साथ है और शादी के बाद संघर्ष में शामिल भी होंगे। कोरोना के कारण लंबे समय के बाद सीएम मनोहर लाल ने करनाल में एक बार फिर राहगीरी कार्यक्रम की शुरुआत की और इस कार्यक्रम में सीएम ने पेंटिंग बनाते बच्चों के साथ बैठकर उनकी पेंटिंग कला देखी। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हर कार्यक्रम की एक थीम होती है और इस कार्यक्रम की भी थीम निर्धारित की गई है। सूबे के मुख्य मनोहर लाल ने कहा कि आगे भी कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो उसकी थीम होनी चाहिए। बता दें कि इस राहगीरी कार्यक्रम की थीम सड़क सुरक्षा रही थी और वहां पहुंचे सभी लोगों को सीएम मनोहर लाल ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लगभग 86 करोड़ की परियोजनाओं को करनाल वासियों को सौंपा। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर विदेशी सेलिब्रिटियों की ओर से सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के मामले में उन्होंने कहा कि देश के मामले में बाहर के लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि मैं इसकी एक तरह से निंदा ही करता हूं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है जल्दी उसका हल निकलेगा। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 71 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम से 15, फरीदाबाद से 12, पंचकुला से 11 और कुरुक्षेत्र से 4 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 112 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और वहीं एक दिन में कोरोना से मौत का कोई भी मामला प्रदेश भर से सामने नहीं आया। बता दें कि हरियाणा में कुल 2,68,364 मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि कुल 2,64,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। टोहाना के नागरिक अस्पताल में शनिवार को डीएसपी विरम सिंह ने पुलिसकर्मियों के साथ कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान डीएसपी ने नियमों के अनुसार कोविड सेंटर पहुंचकर टीका लगाने के बाद आधे घंटे तक देखरेख में ही रहने का निश्चय किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने डीएसपी को कोविड से संबंधित दूसरे नियमों से भी अवगत कराया और इस दौरान डीएसपी ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और इसी के चलते ये इंजेक्शन उनके विभाग के सभी कर्मियों को लगाया जा रहा है। सोहना में स्टेडियम के अभाव के चलते यहां के युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेना का सपना देखने वाले युवाओं को तैयारी करने के लिए सड़कों पर दौड़ना पड़ता है और इसी तरह ओलंपिक में जाने की चाह रखने वाले युवा भी स्टेडियम के अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर पाते। सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं का कहना है कि यहां प्रैक्टिस करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ना ही यहां पर किसी तरह के स्टेडियम का निर्माण कराया गया है और ना ही दौड़ने के लिए किसी तरह का कोई ट्रैक बनाया गया है। मजबूरी में सड़क पर दौड़ना पड़ता है, जहां पर ये डर बना रहता है कि दौड़ के दौरान कोई वाहन चालक किसी को अपनी चपेट में ना ले ले, लेकिन इस बात की परवाह ना तो स्थानीय प्रशासन को है और ना ही जनप्रतिनिधियों को। आरटीआई सेल के स्टेट कोऑर्डिनेटर अजय बिश्नोई ने मार्केट कमेटी टोहाना में दायर की गई आरटीआई के जवाब में बड़ा खुलासा किया है। दरअसल मार्केट कमेटी के आर्थिक हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कमेटी में अब 101.5 करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। प्रतिवर्ष यहां 7.5% के हिसाब से लाखों रुपए के अतिरिक्त ब्याज का बोझ भी मार्केट कमेटी पर ही पड़ रहा है।
अजय बिश्नोई ने कहा कि 2014 से 2020 तक कमेटी की ओर से किसी भी नई मंडी का निर्माण नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि कमेटी के कर्ज के सहारे चलने के कारण नई मंडियों का विकास भी थम गया है। बॉक्सिंग में नाम कमा चुके भिवानी के नौजवान अब निशानेबाजी में भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भिवानी में आयोजित हुए निशानेबाजी के मुकाबले में भिवानी के शूटर हर्षित ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रोहतक में 5 दिनों के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 राज्यों से शूटर रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान भिवानी के लक्ष्य शूटिंग एकेडमी से भी 39 शूटर शामिल हुए, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर हर्षित ने बताया कि अब उसका लक्ष्य खेलो इंडिया और फिर ओलंपिक है। लक्ष्य एकेडमी संचालक और कोच प्रदीप बेनीवाल ने बताया कि रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में हमारे 10 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। पानीपत के राजपुताना बाजार में एक किराना स्टोर में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान दुकानदार पर हमला किया गया। हमले में दुकानदार संजय मेहता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामान्य अस्पताल भेजा गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। यहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पीड़ित ने बताया है कि जब वे रात के वक्त अपनी दुकान को बंद कर घर जाने की तैयारी में थे, तब कुछ बदमाश मौके पर पहुंचे और उनके गले में हाथ डालने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उन पर तेज हथियार से हमला कर दिया। यमुनानगर में हमीदा हेड नहर के पास एक हादसा हो गया, जिसमें 2 युवक सेल्फी लेने के चक्कर में नहर के बहाव की जद में आ गए। ये युवक नहर के पास सैर सपाटे के लिए आए थे, जिनको सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। और युवक के साथ आए दोस्त सागर ने उसी वक्त परिजनों और पुलिस को सूचित किया। फिलहाल दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। पुलिस के साथ साथ गोताखोर भी युवकों को तलाश करने में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 56 के हाउसिंग बोर्ड के पानी के टैंक में डूबने से एक 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद जब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो काफी वक्त बाद बच्चे का शव पानी के टैंक में मिला। परिजनों का आरोप है कि किसी ने उसे पानी के टैंक में डुबोकर जानबूझकर मारा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोहारू में कुछ बदमाशों ने ताश खेल रहे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी दे दें कि घटना के दौरान बदमाशों का एक साथी पीछे रह गया था, तो उसे भी गोली मार दी गई और उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ग्रामीणों ने भी बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। रोहतक के बलियाना गांव में कुछ हथियारबंद युवकों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। विकास गांव का ही रहने वाला था, जिसे गोली मारी गई। विकास ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बदमाशों ने युवक के पिता को भी गोली मारी और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि पिता पीजीआई में भर्ती है। बहरहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, जो सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए तफ्तीश में जुटी है कि हथियारबंद बदमाश कौन थे और वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। टोहाना के सीआईए स्टाफ ने जाखल के एक युवक से भारी मात्रा में नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। डीएसपी वीरम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वो लगातार बस अड्डे के नजदीक तफ्तीश कर रहे थे कि युवक से वहां 9,800 नशीली गोलियां बरामद की। इसके साथ ही 60 शीशी कोरेक्स की भी जब्त की गई। आरोपी युवक को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है कि इन नशीली दवाइयों को कहां से लाया था, कहां पर बेचने की फिराक में था।
बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी गिरोह 2 गाड़ियों में 300 किलो गांजा भरकर ला रहा था और इसको दिल्ली में सप्लाई करना था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपियों पर पहले भी एनडीपीएस एक्ट के अलावा और कई मामले दर्ज हैं।